बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद रज़ा खोखर है और आप देख रहे हैं चाव पाकिस्तान। मैं आज आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो दोस्त पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी, बलोची जो भी हैं, कश्मीर से पठान भाई, ये सारे जो हैं ये सफ़र जब करते हैं पाकिस्तान से यूरोप का इल्लीगल तरीके से जो इमिग्रेशन होती है, तो ये कौन से रूट्स यूज़ करते हैं। ये आप देख रहे हैं सबसे राइट साइड पे पेशावर, फिर क्वेटा और फिर तफ्तान। क्वेटा में सब ये सारे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान को आखिर इस्लाम किया जाता है और तकरीबन हर बंदे को पता होता है कि अब या मौत है या ज़िंदगी है। यहाँ से ये सफ़र करते हुए तफ्तान पहुँचते हैं। तफ्तान का बॉर्डर क्रॉस करके ये त्राफ्त पहुँचते हैं और वहाँ से तेहरान और फिर माकू। माकू का आपने सुना होगा, ये माकू की पहाड़ी का आपने सुना है। मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि माकू जो है ये बेसिकली आर्मीनिया का इलाका था, मगर जो है अब वो तुर्की और आज़रबाईजान के पास है और ट्रेड फ्री जोन है। जिस तरह हमारा इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इलाका है, कश्मीर कहता है कि हमारा है, इंडिया कहता है हमारा कश्मीर है और पाकिस्तान कहता है हमारा कश्मीर है। इसी तरह का ये इलाका भी है आज़रबाईजान और ईरान के दरमियान, मगर दोनों में कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने खुद ही फैसला किया हुआ है, उसमें जो टैक्स या जो रेवेन्यू आता है वो दोनों मुल्क लेते हैं। यहाँ पर ईरानी और कुर्दिश लोग रहते हैं। कुर्दिश मतलब कुर्दिस्तान एक इलाका है, इराक़ का हिस्सा है। बहुत सख्त मिजाज लोग हैं, सख्त दिल लोग हैं। और यहाँ पे जो हमारे भाई, पहले तो पहाड़ियों से गुज़रना जान जोखों में डालने वाली बात है। पहाड़ी इसकी क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अगर 100 इमिग्रेंट्स जो हैं वो क्रॉस कर रहे हों तो ये मुमकिन ही नहीं कि 100 के 100 क्रॉस कर जाएँ। उसमें से 2, 4, 8, 10 जो है वो ज़रूर जान की बाजी यहाँ पे हार जाते हैं और फिर उनको कोई उठाने वाला नहीं होता। उनकी जिस्म की हड्डियाँ, उनकी खोपड़ियाँ वहाँ पे देखी जा सकती हैं। नेट पे बहुत सी तस्वीरें मौजूद हैं। तो उसके बाद जो ये जो कुर्दिश लोग हैं, ये बाज़ औक़ात जब बहुत तशद्दुद का जो है वो मुज़ाहरा करते हैं, बहुत मारते हैं और तावान लेते हैं लोगों से और लड़कों और औरतों के साथ जो है वो रेप के भी मतलब काफ़ी न्यूज़ आई हैं। तो यहाँ से ये एक माकू की पहाड़ियाँ क्रॉस करके ये तुर्की में दाखिल होते हैं और फिर ये इस्तंबुल पहुँचते हैं। इस्तंबुल से अगला जो इनका इस्तंबुल से जब अगला जो इनका मतलब रूट होता है वो होता है ग्रीस का, यूनान का। यूनान में जाके आगे 3-4 रूट्स हैं इटली पहुंचने के लिए। बेसिकली हर बंदे की कोशिश होती है इटली पहुंचे, क्योंकि इटली में इमिग्रेशन जो है वो आसानी से मिल जाती है। दीगर ममालिक में इमिग्रेशन लेना मुश्किल होता है। बाकी हर किस्म की अपनी डेस्टिनेशन होती है। अगर किसी के अजीज़ या कज़न या भाई किसी और मुल्क में है तो वो उस तरफ जाता है, वरना 95% लोगों की जो मंजिल है वो इटली होती है। तो यहाँ पे आप जो रेड लाइन देख रहे हैं, ये नॉर्मल जो मोटरवेज़ हैं उनकी ये थोड़ी सी इन्होंने दिखाया हुआ है, मगर तकरीबन 19-20 के फ़र्क से यही रूट जो है हमारे इमिग्रेट्स यूज़ करते हैं। ये यूनान से आगे सोफिया, फिर बेलग्राद, आगे जाते जाते आप अगर देखें तो ये आगे पेरिस तक चला जाता है। और जिन्होंने इटली में जाना हो, ये यहाँ पर एंड पे ये जो यहाँ पर ये लुब्लियाना लिखा है, यहाँ से फिर ये उदने शहर आता है पहला इटली का, ये यहाँ पे इटली में दाखिल हो जाते हैं। और ये सारा सफ़र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सारा सफ़र जो है ये कितना बनता है, जो पैदल तय करके आते हैं। तो मैं ये अब ये तफ्तान से लेके माकू की पहाड़ी जो है, जहाँ पे मैंने आपको बताया था बड़ा ख़तरनाक इलाका है, तो माकू की पहाड़ी तक जो है ये 3065 किलोमीटर बनते हैं। और उसके बाद जो माकू से आगे जो है तुर्की तक का जो सफ़र है वो तकरीबन 1029 किलोमीटर शायद बनता है, 1023 किलोमीटर या 1029 किलोमीटर। और इस्तंबुल से आगे जो जब आप जाते हैं तो एक सेकंड, इस्तंबुल से जो है वो मैं आपको सॉरी दिखाना चाह रहा हूँ कि इस्तंबुल से कहाँ चला गया। इस्तंबुल से जो ग्रीस पहुंचने का रास्ता है वो भी 600-700 किलोमीटर बनते हैं, तब जाके वो जो डंकी का रूट है वो आप उधर पहुंचते हैं ग्रीस में, एथेंस में। और फिर एथेंस से आगे अगर आप देखें तो ये बोस्निया की एक हमारी डेस्टिनेशन हमारे लोगों की होती है कि बोस्निया में स्टे करते हैं।
और मतलब ये आप देख सकते हैं ऊपर भी, ये ग्रीस एथेंस से लेके बोस्निया हर्जेगोविना तक ये 1162 किलोमीटर, तकरीबन 1163 किलोमीटर बनते हैं। ये फ़ासला हमारे नौजवान जो है वो माशाल्लाह पैदल जंगलों में तय करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। और वहाँ से बोस्निया से इटली का जो फ़ासला है वो 1225 किलोमीटर है। ये सारा रास्ता भी हमारे जो नौजवान हैं ये पैदल सफ़र करते हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक रूट्स हैं, बहुत ख़तरनाक इलाके हैं। ये तो स्पेशली माकू है, ये आप देख सकते हैं। माकू इंतहाई ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला एक, और यहाँ पर जो है पहाड़ी सिलसिला, ऊपर से जो लोग हैं यहाँ के कुर्दिस्तान के कुर्दे लोग हैं, और ऊपर से आर्मी, ऊपर से यहाँ का मौसम, तो इस तरह की पहाड़ियाँ हैं। अब इस पर आप सही तरह नहीं देख सकते, मगर ये जब रात में क्रॉस करनी हो इस तरह ये जंगलों में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह इसको क्रॉस करना। अल्लाह रहम करे। और बहुत से तरीके हैं यूरोप में आने के लिए, लीगल तरीके से आप आ सकते हैं। बहुत से ममालिक अगर आप चेक करें, उन्होंने वर्क परमिट खोले होते हैं, तो वो वर्क परमिट पे आप पाकिस्तान से आ सकते हैं। अभी तो कोरोना की वजह से मुश्किल है, मगर थोड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह जब हालात ठीक होंगे तो दोबारा से विज़िट वीज़ा ओपन हो जाएगा। जितने पैसे आप इनको एजेंट्स को दे के और अपनी जान को ख़तरे में डाल के और रिस्क ले के आप आते हैं, उतने पैसों में जो है वो आप मतलब लीगल तरीके से भी यूरोप आ सकते हैं। हमारे ये शेर जवान जब पाकिस्तान से तफ्तान में दाखिल होते हैं तो ये इनको शायद नज़र नहीं आता होगा ये बोर्ड। बहरहाल ये पाकिस्तान की तरफ आखिरी इनका सलाम है, और यहाँ से ये डायरेक्शन दे रहे हैं कि वापस जाना चाहो तो पाकिस्तान राइट साइड पे है, निकल जाओ अभी वापस। मगर कौन वापस आता है, वापस नहीं आते। और आगे इनकी जो हालत है वो मैं आपको बहुत सी और तस्वीरें हैं वो दिखा सकता हूँ कि इनकी क्या हालत होती है रास्ते में, मगर नहीं दिखाना चाहता। मगर यहाँ पे जब ये किसी मुल्क में पहुँचते हैं, ग्रीस में या किसी मुल्क में पहुँचते हैं, तो फिर ये आगे हमारे अंदर फितरी तौर पे वो एक होता है जुलूस जलसे वाला और एहतजाज वाला, हमारे पाकिस्तान में बहुत होता है। तो ये यहाँ पर आके यूरोप में जब पहुँच जाते हैं तो फिर ये एहतजाज करते हैं। जब इनको कोई कैंप नहीं दे रहा होता, कोई इनको रहने के लिए जगह नहीं दे रहा होता, इनकी मेडिकल नहीं हो रही होती, इनको सहूलत नहीं दी जा रही होती, या खाने पीने के में इश्यूज़ होते हैं, इनको बर्फ़ के नीचे बैठे रहना पड़ता है, तो फिर इनके ये जुलूस निकालते हैं, एहतजाज करते हैं। तो आप इसके देख सकते हैं एम आई नॉट ह्यूमन, और इस तरह के ये बोर्ड्स हैं, और ये प्ले कार्ड दिए हुए हैं, और इनके ऊपर मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी लिखा हुआ है, पाकिस्तानी लोग हैं इनमें ज़्यादातर। तो उसके बाद जब अल्लाह करता है इनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, तो उसके बाद जो है इनकी अगली जो मतलब सूरत हाल है वो ये होती है। पहली तस्वीरें ये इस तरह की, जब ये एक बार नहा धो के बाहर निकलते हैं, 2-4 दिन के बाद जब इनको होश आती है, तो ये फिर तस्वीरें इस तरह की बना के तो ये पीछे भेजते हैं अपने दोस्तों को, और फेसबुक पे शेयर करते हैं, और फिर आगे जो बोंगियाँ मारते हैं, और फिर वो बात जो है वो ना ही पूछें, आपको पता है। और फिर स्टेटस लगाते हैं और शरीक को तो फ़लाँ ढिमकाँ, तो इस तरह की बातें। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कोशिश करें कि अब जो अभी पीछे आपके नौजवान हैं, आपके भाई हैं या आपके अज़ीज़ हैं, उनको कतई तौर पे इल्लीगल तरीके से यूरोप आने के लिए ना कहें। लीगल तरीके हज़ार हैं, हज़ार तरीक़ों से आप आ सकते हैं। बाइज़्ज़त तरीके से आएँ, लीगल तरीके से आएँ। जब आप एक इल्लीगल तरीके से आ रहे हैं और एक गलत तरीके से आ रहे हैं, तो आपको ये कैसे हो सकता है कि आगे आपके लिए आसानियाँ हों। जब आप लीगल तरीके से आएंगे तो आगे भी अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।